हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी परफेक्टली ऑल राइट होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। स्वागत है आपका साइंस एग्जाम आपके यूट्यूब चैनल पर। बेटा आज के इस सेशन में हम चर्चा करने जा रहे हैं धातुओं और अधातुओं के प्राप्ति स्रोत की, कि हमें धातुएं किस प्रकार से प्राप्त होती है, किस रूप में प्राप्त होती है, हम इनका प्यूरिफिकेशन या शुद्धिकरण किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हम धातुओं के शुद्धिकरण की या इनके परीक्षण की चर्चा करेंगे कि धातुओं का शुद्धिकरण किस किन तरीके से किया जाता है, धातुओं की प्राप्ति कहाँ से होती है, खनिज किसे कहते हैं, अयस्क किसे कहते हैं, गैंग किसे कहते हैं। इतनी छोटी छोटी सी परिभाषाएं हैं बेटा इस टॉपिक के अंतर्गत की जो एग्जाम में 1 या 2 नंबर में या तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या आपके फिल इन द ब्लैंक्स है, या जो अति लघुरात्मक क्वेश्चन आते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन, उनमें भी ये पूछे जाते हैं। तो इनके बारे में आज अपन बिल्कुल डिटेल से चर्चा करने जा रहे हैं। अगर कोई लॉन्ग टर्म्स वाला या निबंधात्मक क्वेश्चन भी आता है तो उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो ध्यान से आज की क्लास को अटेंड कीजिए और वीडियो को लास्ट तक अंत तक देखिए। सबसे पहले अपने सभी फ्रेंड्स के पास, आपके जो क्लासमेट्स हैं उनके पास वीडियो को शेयर कर दीजिए और सबसे पहला काम आप वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, तो आज का सेशन शुरू करते हैं अपन, जिसमें अपन बात करते हैं धातुओं के प्राप्ति स्रोत की। तो बेटा धातुओं को कहां से प्राप्त किया जाता है, धातुओं की प्राप्ति है तो अपन ये कहते हैं कि सम कंप्लीट जो भी धातुएं हैं या है धातुएं, उनके जो प्राप्ति का स्रोत है अपन बात करते हैं अपनी ये अर्थ ही है, जो अपनी पृथ्वी है इसके भूगर्भ से जो अर्थ क्रस्ट है उस अर्थ क्रस्ट से ही सारे धातुओं की प्राप्ति होती है। खदानों से अपन इन धातुओं को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से जो धातुएं प्राप्त होती है उन्हें अपन क्या कहते हैं, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं खनिज की। तो बेटा खनिज क्या होते हैं, धातुओं के प्राप्ति स्रोत कहां से प्राप्त हो रही है, अर्थ से। ठीक है, अर्थ क्रस्ट से अपन धातुओं को प्राप्त कर रहे हैं। तो जो अर्थ क्रस्ट से प्राकृतिक रूप से धातुएं पाई जाती है जिन्हें अपन प्राप्त करते हैं उन्हें अपन कहेंगे खनिज या मिनरल्स। अधिकांश से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि खनिज या जो मिनरल्स है वो किसे कहते हैं, तो वे तत्व या यौगिक जो भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं बेटा उन्हें खनिज कहते हैं। खनिज कहलाते हैं जो भूगर्भ में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जिन्हें अपन खदानों से खोद कर निकालते हैं विभिन्न प्रकार की मशीनों के द्वारा, उपकरणों के द्वारा, तो अपन उन्हें कहते हैं खनिज कहते हैं। अब खनिज के बाद में अपन बात करते हैं और या अयस्क की। तो इन खनिजों में अगर किसी विशेष धातु की मात्रा अधिक होती है, लाभदायक ढंग से प्राप्त करें, मान लो अपन ने कोई खुदाई की किसी खनिज की, मान लो अपन ने कोई आयरन पायराइटिस या कोई लोहे का अयस्क खनिज के रूप में प्राप्त किया, अगर इस खनिज में लोहे की मात्रा अधिक है और अगर इसे प्राप्त करना लाभदायक है और सुविधापूर्वक है तो ये क्या कहलाएगा बेटा, अयस्क कहलाएगा। तो अपन अगर अयस्क की बात करें तो अयस्क किसे कहते हैं, कि वे खनिज जिसमें किसी लाभदायक धातु की मात्रा अधिक होती है और उन्हें सुविधापूर्वक तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। यानी जिन खनिजों में किसी विशेष धातु की मात्रा अधिक होती है तथा उन्हें लाभदायक एवं सुविधापूर्वक तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, अयस्क कहलाते हैं। ठीक है, अब ये जो खनिज और अयस्क प्राप्त हो रहे हैं, इन अयस्क में बहुत सारी मोटी मोटी अशुद्धियां होती है, यानी जो कंकड़ है, कंकड़ पत्थर है, रेत है, ऐसी जो अशुद्धियां पाई जाती है उन्हें अपन बेटा कहते हैं गैंग। ठीक है, तो एक परिभाषा ये भी ध्यान रखना, गैंग किसे कहते हैं। देखो गैंग, भूमि से प्राप्त जो खनिज अयस्क है उनमें जो मिट्टी रेत है, जो अशुद्धियां हैं, मिट्टी रेत जैसी जो अशुद्धियां पाई जाती है उन्हें अपन क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। तो गैंग अयस्क में पाई जाने वाली अशुद्धियां, जैसे कोई भी गैंग है किसी भी जगह, अगर अपने समाज में कोई गैंग चल रही है तो वो समाज की अशुद्धियां ही है। हमारे जो प्योर समाज है उस समाज में पाई जाने वाली अशुद्धियां हैं वो भी गैंग ही कहलाती है। तो इसी प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जो खनिजों के अंदर या अयस्कों में जो अशुद्धियां पाई जाती है, मिट्टी रेत कंकड़ पत्थर, ये जितनी भी अशुद्धियां पाई जाती है इन अशुद्धियों को अपन क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं, जिनका प्यूरिफिकेशन किया जाता है। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट है कि हमारी इस प्रकृति में जो सोना चांदी प्लेटिनम है स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। देखो बेटा जब आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी तो उसमें अपने कहा था कि जो सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, ये सक्रियता श्रेणी में या क्रियाशीलता में सबसे नीचे स्थित होती है। तो ये जो धातुएं होती है सबसे कम क्रियाशील होती है, तो ये अन्य धातुओं से क्रिया नहीं करती है, तो ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में या मुक्त अवस्था में पाई जाती है। इनको अपन सामान्यतः मुक्त अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं धातुओं के प्यूरिफिकेशन की। देखो कौन कौन सी स्टेप है, अपन एक बार इसको नॉर्मली देख लेते हैं कि जो स्टेप इन्वॉल्व है धातुओं के शुद्धिकरण में, एक्सक्रेशन में,
तो उनमें कौन कौन सी आएगी? सबसे पहले अपन ने बात की जो अयस्क है उसको 3 कैटेगरीज में बांटेंगे। जो अयस्क है धातुओं को उनको अपन 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं सबसे अधिक क्रियाशील, सर्वाधिक क्रियाशील धातु, उसके बाद में अपन बात करेंगे मध्यम क्रियाशील धातुएं, और उसके बाद में अपन बात करेंगे सबसे कम क्रियाशील। तो ये तो हो जाएगी कम क्रियाशील, ठीक है, कम क्रियाशील। ये हो जाएगी मध्यम क्रियाशील, और ये हो जाएगी उच्च क्रियाशील। यानी ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें सबसे ऊपर स्थित होती है। जैसे अपन बात करें इसके अंतर्गत तो अपन बात करेंगे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि धातुओं की, ठीक है। अगर अपन मध्यम स्थित धातुओं की बात करें तो अपन बात करेंगे जिंक की, आयरन की, लेड की आदि धातुओं की, ठीक है। सक्रियता श्रेणी में नीचे स्थित धातुएं हैं अपन उसमें बात कर लेंगे कॉपर है, मरकरी है, सोना है या चांदी है। ये सक्रियता श्रेणी में नीचे स्थित धातुएं हैं। तो इनका शुद्धिकरण कैसे किया जाता है? तो अपन बात करें जो धातुएं सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे स्थित है उनमें मुख्यतः सल्फाइड की अशुद्धि पाई जाती है, सल्फाइड अयस्क पाए जाते हैं। ये अयस्क किस रूप में होते हैं? सल्फाइड के रूप में। अधिकांशतः अयस्क सल्फाइड के रूप में होते हैं और इनको केवल वायु की उपस्थिति में गर्म करके शुद्ध किया जा सकता है, रिफाइन किया जा सकता है। तो ये ध्यान रखना, कम क्रियाशील धातुएं उनमें सल्फाइड की शुद्धि है, इन्हें अगर वायु की उपस्थिति में अपन गर्म करेंगे, रोस्टिंग करेंगे, भर्जन करेंगे तो ये शुद्ध धातु में परिवर्तित हो जाएगी। इसी प्रकार से अपन बात करें सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं के शुद्धिकरण की तो अपन यहाँ बात करेंगे कि जो सक्रियता श्रेणी में स्थित धातु है उनमें 2 प्रकार की शुद्धियां होती है। एक तो होती है कार्बोनेट अयस्क और एक होते हैं सल्फाइड अयस्क। एक तो होते हैं कार्बोनेट अयस्क और एक होते हैं सल्फाइड अयस्क, ठीक है। जो सल्फाइड अयस्क है उनको अपन भर्जन के द्वारा और जो कार्बोनेट अयस्क है उनको निस्तापन और भर्जन के द्वारा अपन शुद्ध कर लेते हैं। यहां से ये दोनों ही ऑक्साइड में बदल जाएंगे, यहां से ये दोनों किस में परिवर्तित हो जाएंगे? ऑक्साइड में। जिसके बाद में इनका अपचयन के द्वारा इनसे शुद्ध धातु प्राप्त कर ली जाती है, प्यूरिफिकेशन कर लिया जाता है अंत में इस प्रकार से। और जो धातु सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित होती है, सर्वाधिक क्रियाशील होती है, तो उनको केवल गर्म करके अपन शुद्ध धातु प्राप्त नहीं कर सकते। तो उनके लिए जो विद्युत अपघटन विधि है, विद्युत अपघटन के द्वारा इनसे शुद्ध धातु प्राप्त कर ली जाती है। तो ये नॉर्मल सी चीजें हैं, आप थोड़ा ध्यान से देखना कि जो अयस्क है उसके शुद्धिकरण के 3 तरीके हैं। एक तो सक्रियता श्रेणी में जो सबसे कम क्रियाशील है या नीचे स्थित, एक मध्य में स्थित, और एक हो जाएगी सबसे ऊपर स्थित धातुओं का शुद्धिकरण आता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सक्रियता श्रेणी में नीचे स्थित धातुओं का शुद्धिकरण। देखो किस प्रकार से करते हैं, देखो ध्यान देना बेटा। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण, प्यूरिफिकेशन किस प्रकार से करते हैं? जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है आपकी उसमें जो सबसे नीचे स्थित होती है, तो अपन ने जैसे बात की कि सक्रियता श्रेणी में नीचे स्थित धातुएं कॉपर, मरकरी, सोना और चांदी, ये सक्रियता श्रेणी में नीचे स्थित धातुएं होती है। कल के सेशन में अपन ने जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसके बारे में चर्चा की थी। आप अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखें, वो मेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है ना, वहां से 100% क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो वहां से सक्रियता श्रेणी आप देख के आ सकते हो, याद कर सकते हो। तो जो कॉपर है, मरकरी है, सोना है, चांदी है, सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे स्थित धातु होती है। इनको सामान्यतः वायु की उपस्थिति में गर्म करके, केवल गर्म करके अपन शुद्ध धातु प्राप्त कर सकते हैं। इनको केवल हीट देके गर्म करके शुद्ध धातु प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगर अपन बात करें, एग्जाम्पल बात करें तो मरकरी का एक अयस्क है जिसका नाम है सिनेबार। मरकरी का अयस्क है सिनेबार या HGS। इसके शुद्धिकरण के लिए क्या करेंगे? इसको वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे, HGS + O2। जैसे अपन गर्म करेंगे तो ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा, HGO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। अगर अपन इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को और अधिक गर्म करेंगे, अगर और अधिक गर्म करते हैं तो ये Hg + O2 में विघटित हो जाता है। इस प्रकार से अपन यहाँ से शुद्ध मरकरी को प्राप्त कर लेते हैं।
तो सामान्य सी प्रोसेस ध्यान रखनी है। अगर आपको पूछे कि सक्रियता श्रेणी में नीचे स्थित धातुओं का डिस्कशन कैसे करते हैं, तो आप क्या लिखोगे कि जो सोना, चांदी, मरकरी, कॉपर है, सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे स्थित होती है, सबसे कम क्रियाशील होती है। इनमें सल्फाइड अयस्क पाए जाते हैं, इनमें मुख्यतः सल्फाइड युक्त अयस्क पाए जाते हैं, जिन्हें केवल गर्म करके हम शुद्ध धातु प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मरकरी का अयस्क है सिनेबार, ठीक है, इसको गर्म करके अपन शुद्ध धातु प्राप्त कर सकते हैं। देखो बेटा, समीकरण अपन को बनानी आनी चाहिए, उसके बाद में आप इनको संतुलित कर सकते हो। फर्स्ट चैप्टर से बोल रहा हूं कि समीकरण अगर बनाना आता है तो ये सारे चैप्टर अपने लिए बहुत ईजी है। देखो यहाँ Hg की संख्या 1 है, यहाँ Hg की संख्या 1 है, यहाँ सल्फर की संख्या 1 है, यहाँ सल्फर की संख्या भी 1 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 बार है, यहाँ ऑक्सीजन 2 और 1 3 बार है। तो सबसे पहले अपन अगर ऑक्सीजन की संख्या बढ़ाएं तो यहाँ अपन 2 कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जैसे 2 करेंगे ये 4 हो जाएगा, तो यहाँ अपन 2 कर दें तो 2 और 2 4, इससे Hg की संख्या भी 2 हो जाएगी और सल्फर भी 2 बार हो जाएगा, तो यहाँ 2 लगा दें। लेकिन अब ऑक्सीजन की संख्या 6 हो गई, तो अपन यहाँ ऑक्सीजन को कितना कर दें 3 बार, ठीक है। तो ये समीकरण संतुलित हो जाएगी। आपको इस पूरी संख्या गिनते हुए समीकरणों को संतुलित करना है। देखो यहाँ से देखें, अगर मरकरी की संख्या देखें तो 1 है, मरकरी 1 बार है, ऑक्सीजन 1 बार है, ऑक्सीजन 2 बार है, तो अपन यहाँ आगे 2 लगा लेते हैं। यहाँ से ऑक्सीजन तो 2 बार हो गए, लेकिन इसके साथ मरकरी भी 2 बार हो गई, तो यहाँ 2 लगा देते हैं, तो मरकरी भी 2 बार, तो ये संतुलित हो जाएगी। क्लियर है। इसके अलावा अगर अपन इसमें बात करें तो देखो बेटा, कॉपर का अयस्क अपन बात करते हैं Cu2S, क्यूप्रस सल्फाइड की, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, क्यूप्रस सल्फाइड को वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे, तो ये बना लेगा क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O प्लस SO2 गैस मुक्त हो जाएगी, ठीक है। फिर जो क्यूप्रस ऑक्साइड है इसकी पुनः क्रिया अपन करवा देंगे बेटा क्यूप्रस सल्फाइड से, तो यहाँ बन जाएगा Cu प्लस SO2, ठीक है। इस प्रकार से जो कॉपर है वो शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाता है। ये दो आपके एनसीईआरटी के बुक में दिए गए दोनों की समीकरण आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर समीकरण संतुलित नहीं है तो आप संतुलित कर सकते हो कि कॉपर की संख्या 2 है, कॉपर की संख्या 2 है, सल्फर 1 बार है, सल्फर 1 बार है, ऑक्सीजन 2 बार है, ऑक्सीजन 2 और 1 3 बार, ठीक है। तो यहाँ वही अगर अपन यहाँ संख्या बढ़ाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, ये अगर 4 है तो अपन को यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ 2 लिखेंगे तो सल्फर की संख्या 2 हो जाएगी, फिर यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, इससे 2 दूनी 4 और 2 6 बार ऑक्सीजन हो गई, तो ये 6 ऑक्सीजन। इस प्रकार से अपन इसको संतुलित कर देंगे। कॉपर की संख्या 2 दूनी 4, यहाँ कॉपर की संख्या 4, सल्फर की संख्या 2 है, सल्फर की संख्या 2 है, ऑक्सीजन 6 बार है, तो ऑक्सीजन के 6 अणु उधर हो गए। क्लियर है। तो ये समीकरण संतुलित हो जाएगी। इसी प्रकार से अपन इसको कर लेंगे कि 2 और 2 ये 4 बार, ठीक है। ऑक्सीजन 1 बार है, यहाँ ऑक्सीजन 2 बार है, यहाँ फिर से 2 लगा दो, तो ये 2 दूनी 4 तो 6 बार, ठीक है, 6 बार हो जाएगी ये संख्या, ठीक है। सल्फर 1 बार है, सल्फर 1 बार है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ये संतुलित हो जाएगी। क्लियर है। तो इस प्रकार से अपन इनको संतुलित कर सकते हैं। तो अब एक चीज का विशेष ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये पूछे कि सक्रियता श्रेणी में नीचे स्थित धातुओं का शुद्धिकरण कैसे करते हैं, तो आपको सिंपल सा बताना है कि वे धातुएं जो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे स्थित होती है, सबसे कम क्रियाशील होती है, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि धातुएं, इनमें मुख्यतः सल्फाइड युक्त अयस्क पाए जाते हैं। इन अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करके हम शुद्ध धातु प्राप्त कर सकते हैं, जैसे मरकरी का अयस्क सिनेबार और कॉपर का जो अयस्क है Cu2S क्यूप्रस सल्फाइड, ठीक है। एक बार इसके नोट्स के रूप में थ्योरी देख लो ताकि आपके और अच्छे से समझ में आ जाए। वही चीजें जो धातु सक्रियता श्रेणी में नीचे स्थित होती है, सबसे कम अभिक्रियाशील होती है, इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करके हम शुद्ध धातु प्राप्त कर सकते हैं, केवल गर्म करके। जैसे पहले अपन चर्चा करते हैं मरकरी का अयस्क है जो सिनेबार है HgS, कैसे करेंगे, HgS को गर्म करेंगे वायु की उपस्थिति में, तो ये मरकरी ऑक्साइड में बदल जाएगा, फिर उसे अगर और अधिक उष्मा देंगे तो ये शुद्ध मरकरी में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। सेम अभिक्रिया वही है। एक अपन बात करते हैं क्यूप्रस सल्फाइड की, तो इसी प्रकार से जो Cu2S है उससे अपन कॉपर को गर्म करके अलग कर सकते हैं कि जैसे अपन क्यूप्रस सल्फाइड को गर्म करेंगे तो यहाँ से क्यूप्रस ऑक्साइड बनेगा। क्यूप्रस ऑक्साइड की अभिक्रिया वापस अपन क्यूप्रस सल्फाइड से करवाते हैं तो कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है, और ये इस प्रकार से शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाता है। इसको गर्म करते हैं ना, गर्म का चिन्ह, गर्म का सिंबल। अब अपन सेकंड बात करते हैं सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं की। ध्यान से और तरीके से देखना कि जो धातु सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित है अपन उसको किस प्रकार से शुद्ध करते हैं, सक्रियता श्रेणी के मध्य में आने वाली धातुएं, ठीक है।
तो वे धातुएं जो सक्रियता श्रेणी के मध्य में आती है, जैसे अगर अपन बात करें आयरन हो गया, ठीक है, जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, लेड है, आदि धातुएं ये सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित होती है। और अपन ने बात की थी कि इन धातुओं में क्या होता है, एक तो सल्फाइड युक्त अयस्क होता है, एक तो होता है सल्फाइड अयस्क, ठीक है, एक होता है कार्बोनेट अयस्क, कार्बोनेट अयस्क, ठीक है। तो जो सल्फाइड युक्त अयस्क है उसका तो अपन भर्जन करते हैं, ठीक है, और कार्बोनेट युक्त अयस्क को अपन निस्तापन के द्वारा, निस्तापन के द्वारा किस में परिवर्तित कर लेते हैं, ऑक्साइड में। दोनों यौगिकों को किस में परिवर्तित करेंगे, ऑक्साइड में। फिर इन ऑक्साइडों का अपन क्या कर लेंगे, अपचयन, या तो अपचयन या फिर विस्थापन अभिक्रिया, अपचयन एवं विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा इनको क्या कर लेंगे, शुद्ध कर लेंगे, ठीक है। तो वे धातुएं जो सक्रियता श्रेणी के मध्यम में स्थित होती है, मध्यम क्रियाशील होती है, इन धातुओं में मुख्यतः सल्फाइड एवं कार्बोनेट की अशुद्धियां होती है, सल्फाइड और कार्बोनेट युक्त अयस्क पाए जाते हैं, जिनका अपन भर्जन एवं निस्तापन के द्वारा ऑक्साइड में परिवर्तित कर लेते हैं। फिर इन ऑक्साइडों को अपचयन एवं विस्थापन अभिक्रियाओं के द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त करें। अब पहले बात आती है कि दोनों में अंतर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है और 2025 में आने की पूरी संभावना भी है। सबसे पहले अपन बात करते हैं भर्जन क्या है, निस्तापन क्या है। तो अपन बात करेंगे भर्जन की, तो भर्जन करते हैं अपन सल्फाइड युक्त अयस्क का। तो सल्फाइड युक्त अयस्क को O2 की उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में गर्म करते हैं, गर्म करके किस में बदलते हैं, ऑक्साइड में। तो ऑक्साइड में बदलने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है, भर्जन कहलाती है, ठीक है। निस्तापन में अपन क्या करेंगे, कार्बोनेट अयस्क को, कार्बोनेट अयस्क को, कार्बोनेट अयस्क को O2 की अनुपस्थिति में या सीमित वायु में, O2 की अनुपस्थिति में अपन क्या करेंगे, गरम, गरम करके किस में बदलेंगे, ऑक्साइड में। तो ऑक्साइड में बदलना ही क्या कहलाता है, निस्तापन कहलाता है। तो ये थोड़ा ध्यान ढंग से और तरीके से ध्यान रखना। जैसे मैं भर्जन की बात करूं तो अपने पास एक अयस्क है ZnS, अगर इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपन इसको गर्म करते हैं तो यहां से बन जाएगा ZnO प्लस SO2, ZnO प्लस SO2, इसको संतुलित कर लेंगे अपन, ठीक है। ठीक है, तो ये संतुलित हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर मैं कार्बोनेट की बात करूं निस्तापन में, तो निस्तापन में ZnCO3, ठीक है, इसको अपन गर्म करेंगे, गर्म करें तो क्या बन जाएगा, ZnO प्लस CO2, ठीक है। तो दोनों से ऑक्साइड प्राप्त हो रहे हैं, तो इन ऑक्साइडों को अपचयन विधि के द्वारा, जैसे अपन बात करें ZnO प्लस C, तो अपने पास हो जाएगा Zn प्लस CO। तो यहाँ कार्बन के द्वारा इसका अपचयन करवाकर जिंक धातु या शुद्ध जिंक धातु प्राप्त कर ली जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अपन इसकी थ्योरी देखते हैं। देखो आयरन, जिंक, लेड, कॉपर की क्रियाशीलता क्या होती है, मध्यम होती है। इनमें सल्फाइड या कार्बोनेट की अशुद्धियां पाई जाती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। सल्फाइड के अयस्क पाए जाएंगे या कार्बोनेट अयस्क पाए जाएंगे। इन्हें भर्जन एवं निस्तापन के द्वारा शुद्ध कर लिया जाता है, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो भर्जन क्या होता है, सबसे पहले अपन भर्जन के बारे में देखते हैं। सल्फाइड अयस्क को, सल्फाइड युक्त जो अयस्क है उसे वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, और ऑक्साइड में बदलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, भर्जन या रोस्टिंग कहते हैं। जैसे जिंक सल्फाइड की वायु की उपस्थिति में अपन इसे गर्म कर रहे हैं तो ये जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर बात करें निस्तापन की, तो कार्बोनेट अयस्क की अपन यहाँ बात करेंगे। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में या वायु की अनुपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा, निस्तापन कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी निस्तापन क्रिया। जैसे ZnCO3 ZnO प्लस CO2 ऑक्साइड में परिवर्तित कर रहे हैं।
अब दोनों जो ऑक्साइड है उन ऑक्साइडों को कार्बन के द्वारा अपचयित करवाकर, कार्बन की उपस्थिति में अपचयित करवाकर शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। यानी यहाँ कार्बन का तो हो जाएगा उपचयन और जेडएनओ का जेडएन में क्या हो जाएगा, अपचयन। रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ी होगी आपने फर्स्ट चैप्टर में, तो यहाँ उसका उपचयन और इसका अपचयन हो जाता है और यहाँ से अपन शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। अच्छा, कुछ धातुओं को विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा भी प्राप्त किया जाता है, ये ध्यान रखना। कुछ धातु ऐसी होती है जिन्हें अपन विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा भी शुद्ध कर सकते हैं। जैसे अपन बात करें मैग्नीज डाइऑक्साइड, अगर इसको अपन क्रिया एल्यूमिनियम से करवाएं तो चूंकि एल्यूमिनियम मैग्नीज से अधिक क्रियाशील है तो एल्यूमिनियम मैग्नीज को वहां से विस्थापित कर देगा, तो यहाँ तो बन जाएगा मैग्नीज और ये हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और साथ में उष्मा भी बाहर निकलती है जिसके कारण जो धातु होती है वो लिक्विड अवस्था में प्राप्त होती है। तो इन अभिक्रियाओं में अपन ये भी कह सकते हैं कि ऐसी विस्थापन अभिक्रियाएं जिसमें धातु गलित अवस्था में प्राप्त होती है, अपन उसे बात कहेंगे थर्मिट अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं या कुछ विस्थापन अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिनमें धातु गलित अवस्था में प्राप्त होती है, उसे हम थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। और थर्मिट अभिक्रिया का उपयोग अपन करते हैं रेल की पटरियों के मध्य जो दरार होती है, मशीनों की पुर्जों के जो बीच में दरार होती है उनको भरने में। तो देखो थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है कि कुछ विस्थापन अभिक्रियाएं अत्यधिक मात्रा में उष्मा का उत्सर्जन करती है और इस उष्मा के कारण जो धातुएं होती है वो गलित अवस्था में प्राप्त होती है। जैसे अपन बात करें आयरन ऑक्साइड Fe2O3 की अभिक्रिया अगर अपन एल्यूमिनियम से करवाएंगे तो एल्यूमिनियम आयरन से अधिक क्रियाशील है तो वो गलित अवस्था में प्राप्त होगा। इस अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी और मशीनों के पुर्जों की दरारों को भरने में किया जाता है। यह थर्मिट अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, थर्मिट अभिक्रिया कहलाती है। यह थर्मिट अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर है। जैसे अपन बात करें Fe2O3 क्रिया करवाते हैं एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम या आयरन को विस्थापित कर देगा तो ये आयरन गलित अवस्था में प्राप्त हो गया और यहाँ से बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इस अभिक्रिया का उपयोग अपन रेल की पटरियों के बीच में जो ट्रेन होती है, ट्रेन की जो पटरियां होती है, ठीक है, उनके बीच में जो दरार गैप्स आ जाते हैं उन गैप्स को भरने के लिए अपन थर्मिट रिएक्शन का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हो गया सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण। अब अपन बात करते हैं सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित धातुएं। देखो बेटा, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि धातुएं सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित होती है और सर्वाधिक क्रियाशील होती है। सर्वाधिक क्रियाशील होती है, ये सर्वाधिक क्रियाशील। अतः इनको केवल गर्म करके शुद्ध धातु प्राप्त नहीं की जा सकती। फिर क्या करते हैं, इन धातुओं के क्लोराइडों में गलित अवस्था में क्या करते हैं, गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं जिससे धातु और जो क्लोराइड है वो अलग अलग हो जाते हैं और उससे शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। तो इसमें वैद्युत अपघटन में कैथोड और एनोड पर दो प्रकार की क्रियाएं होती है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो वैद्युत अपघटन विधि है उसमें कैथोड और एनोड पर होने वाली अभिक्रियाओं को लिखिए। तो देखो कैथोड पर कौन सी क्रिया होती है और एनोड पर कौन सी क्रिया होती है। जैसा कि बेटा आपको पहले बताया है कि जो कैथोड होता है वो ऋणावेशित होता है, जो एनोड होता है वो धनावेशित होता है। तो जो ऋणावेशित होता है उस पर हमेशा धातु निक्षेपित होती है और जो धनायन होता है उस पर जो क्लोराइड आयन है वो आकर निक्षेपित हो जाएगा। तो यहाँ कैथोड के ऊपर उपस्थित होगा सोडियम आयन। ठीक है, ये सोडियम आयन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सोडियम धातु का निर्माण करेगा और एनोड की तरफ जाएगा क्लोरीन ऋण आयन जो कि एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्लोरीन का निर्माण करेगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्लोरीन परमाणु का निर्माण करता है। तो ये कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया और ये एनोड पर होने वाली अभिक्रिया थोड़ा ध्यान रखना। आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो धातु सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित होती है उनका शुद्धिकरण कैसे करते हैं। तो सीधा सा बताओ कि जो सर्वाधिक सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर होती है, सर्वाधिक क्रियाशील होती है, ऐसी धातुओं को अपन केवल गर्म करके अपन शुद्ध धातु में नहीं परिवर्तित किया जा सकता। इसके लिए विद्युत अपघटन विधि उपयोग में ली जाती है। विद्युत अपघटन में क्या करते हैं, इन धातुओं के क्लोराइडों में गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है जिससे धातु कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है और जो क्लोराइड है वो एनोड पर निक्षेपित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। अब बेटा अपन बात करते हैं इन सभी प्रकार की धातुओं का परिष्करण। जो सारी धातुएं प्राप्त हुई इनका अपन परीक्षण किस प्रकार से करेंगे। इससे पहले अपन एक थ्योरी देख लेते हैं। ये देखो, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि
को उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। जो क्लोराइड है उनके विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। इसके लिए क्या करते हैं, कैथोड पे तो धातुएं निक्षेपित होती है। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ध्यान रखना, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। कैथोड पर धातुएं निक्षेपित होती है, जबकि जो एनोड होता है, जो एनोड होता है उस पर अधातुएं या क्लोरीन गैस मुक्त होती है। अभिक्रिया ये हो जाएगी, कैथोड पर तो Na+ 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Na और Cl जो एनोड है वो क्लोरीन गैस में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, अब यहां धातुओं के पृथक्करण की जो सबसे इंपॉर्टेंट विधि है वो इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से एक एक शब्द को ध्यान से सुनना, आपको 1% भी रीडिंग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली यही याद हो जाएगा कि अभी तक अपने जो तीनों विधियों के द्वारा धातुएं प्राप्त की है वो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती। तो धातुओं को पूर्ण शुद्ध करने के लिए, कंप्लीट शुद्ध करने के लिए, कंप्लीट रूप से शुद्ध करने के लिए अपन विद्युत अपघटनी विधि, जो विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड का उपयोग करते हैं। देखो इस विधि में क्या करते हैं, जैसे मान लो आपके पास जो भी था, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कॉपर, जिंक, जितने भी, उन सभी धातुओं का शुद्धिकरण इसी विधि के द्वारा किया जाता है। अब इस विधि में 3 चीजें प्रमुख है। एक तो अपन बात करेंगे कैथोड की, ठीक है, एक तो बात करेंगे अपन कैथोड की, एक बेटा अपन बात करते हैं एनोड की। ठीक है, कैथोड कौन सा होगा, एनोड कौन सा होगा, जो विद्युत अपघट्य है, जो विलयन होगा वो किसका ले, विद्युत अपघट्य। इन 3 चीजों का चयन करना होता है और एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट विधि है या जो विद्युत अपघटनी विधि है उसमें अपन एनोड किसको बनाते हैं, कैथोड किसको बनाते हैं और विद्युत अपघट्य किसको बनाते हैं। तो ध्यान रखना, जो शुद्ध धातु होती है, शुद्ध धातु का तो हमेशा बनाया जाता है बेटा कैथोड, और जिस धातु को शुद्ध करना है उसकी जो अशुद्ध धातु है, अशुद्ध धातु को बनाते हैं हम एनोड, और धातु का, उसी धातु का क्या करते हैं, लवणीय विलयन, धातु का लवणीय विलयन विद्युत अपघट्य के रूप में लेते, लवणीय विलयन। ठीक है, जैसे अपन यहां बात करें, अपन यहां कॉपर का शुद्धिकरण कर रहे हैं, तो यहां पर जो आपके एनोड है, ये एनोड, ठीक है, ये गलत लिख दिया सर, ये एनोड है ना, और ये वाला कैथोड, ये कैथोड है। ठीक है, उधर एनोड, इस तरफ कैथोड। तो ये जो एनोड है ये बना हुआ है आपके अशुद्ध धातु का, अशुद्ध कॉपर का, ठीक है, और ये बना हुआ है शुद्ध कॉपर की प्लेट है, शुद्ध कॉपर की पतली प्लेट है, और ये लवणीय विलयन क्या है, कॉपर सल्फेट का लवणीय विलयन ले लेते हैं, है ना। इसे और चालक बनाने के लिए अम्ल की 1-2 बूंदे या नमक की 1-2 बूंद, 1-2 ड्रॉप डाल देते हैं। ठीक है, इसको बैटरी से संयोजित करते हैं। जैसे अपन स्विच ऑन करते हैं, जो एनोड है, एनोड से धातु पिघलकर, एनोड से धातु पिघलकर विलयन में आ जाएगी, एनोड से धातु पिघलकर कहां जाएगी, विलयन में, और विलयन से इतनी मात्रा में जो शुद्ध धातु है वो कैथोड पर जाकर जमा हो जाएगी। यानी जो विलयन से धातु का कमी हुई है उसे एनोड के द्वारा पूरी कर दिया जाएगा, और जो अशुद्धियां एनोड के साथ है वो अशुद्धियां इस विलयन में घुल जाएगी। जो अशुद्धियां विलयन में नहीं घुलेगी वो एनोड के नीचे यहाँ तली के रूप में बैठ जाएगी, जिसे हम एनोड मड या एनोड पंख कहते हैं। ठीक है, कॉपर सल्फेट का विलयन लिया, शुद्ध धातु, शुद्ध कॉपर का अपन ने कैथोड बनाया, अशुद्ध कॉपर का एनोड बनाया, विद्युत धारा प्रवाहित की, विद्युत धारा प्रवाहित करने से एनोड से जो अशुद्ध धातु है पिघलकर लवणीय विलयन में आ जाती है, और लवणीय विलयन से इतनी मात्रा में धातु कहां चली जाती है, कैथोड पर जाकर निक्षेपित हो जाती है। अशुद्धियां या तो विलयन में घुल जाएगी, जो विलयन में नहीं घुलेगी वो एनोड के नीचे बैठ जाएगी, जिसे एनोड पंख कहते हैं। तो यहाँ विशेष रूप से ध्यान रखना कि विद्युत अपघटनी परिष्करण के द्वारा धातुओं का शुद्धिकरण कैसे कहते हैं। तो 3 मुख्य चीज ध्यान रखना कि इस विधि के द्वारा लगभग सभी प्रकार की धातुओं का शुद्धिकरण किया जाता है। इस विधि के द्वारा धातुओं के शुद्धिकरण के लिए शुद्ध धातु का हम कैथोड बनाते हैं, अशुद्ध धातु को एनोड के रूप में प्रयुक्त करते हैं, और धातु का लवणीय विलयन अपन विद्युत अपघट्य के रूप में लेते हैं। जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एनोड से धातु पिघलकर लवणीय विलयन में आ जाती है, लवणीय विलयन से उतनी ही मात्रा में धातु
कैथोड पर जमा हो जाती है। अशुद्धियां या तो विलयन में घुल जाती है, जो अविलय होती है वो एनोड के नीचे तली में बैठ जाती है, जिन्हें एनोड पंख कहते हैं। इस प्रकार अपन 99.99% तक शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, एक बार इसकी थ्योरी देख लेते हैं। देखो पहले तो क्या होता है, धातुओं का परिष्करण। धातुओं से अपद्रव्यों को हटाने के लिए सबसे अधिक जो प्रचलित विधि है वो विद्युत अपघटन परिष्करण विधि है। सर्वाधिक जो प्रचलित विधि है यही है विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि। इसमें कॉपर, जिंक, टिन, चांदी, सोना जैसी अनेक धातुओं को इस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। और इस विधि में धातुओं के शुद्धिकरण के लिए अपन क्या करेंगे बेटा, एनोड, कैथोड और विद्युत अपघटन, ये ध्यान रखना। जो कैथोड है वो अपन शुद्ध धातु का लेंगे, प्योर मेटल का, और जो एनोड है वो इम्प्योर मेटल का बनाते हैं। और जो विद्युत अपघट्य है, ठीक है, वो धातु का लवणीय विलयन को अपन विद्युत अपघट्य के रूप में काम में लेते हैं। अगर पर्टिकुलरली आपको कोई धातु का नाम दे दे तो अपन कह सकते हैं, जैसे अपन को कॉपर को प्यूरिफिकेशन करना है तो शुद्ध कॉपर का तो अपन क्या बनाएंगे, कैथोड। अशुद्ध कॉपर का अपन क्या बनाएंगे, एनोड। और जो कॉपर सल्फेट है उसका अपन लवणीय विलयन, कॉपर सल्फेट का लवणीय विलयन विद्युत अपघट्य के रूप में लेते हैं। अब क्या होगा, देखो जैसे ही अपन इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है, एनोड पर स्थित जो अशुद्ध धातु है वो विद्युत अपघट्य में घुल जाती है, और विद्युत अपघट्य से उतनी मात्रा में जो शुद्ध धातु है बेटा वो कैथोड पर जमा हो जाती है। इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहती है। अशुद्धियां होती है वो विलयन में घुल जाती है, और जो अविलय होती है वो एनोड के नीचे तली में बैठ जाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एनोड पंख कहते हैं। तो ये नॉर्मल सी तरीके हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, बहुत इजी है। तो ये होगी बेटा आपके धातुओं के शुद्धिकरण की कंप्लीट तीनों विधियां। ठीक है, जिसमें अपन ने धातुओं के प्यूरिफिकेशन के लिए शुरू में पहले खनिज प्राप्त किया, खनिजों से अयस्क प्राप्त किया, अयस्क से अपने गैंग को दूर किया। उसके बाद में अपने 3 विधियों के द्वारा धातुओं का परिष्करण कर लिया। एक तो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे स्थित धातुएं केवल गर्म करके, सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित वर्जन के द्वारा, निस्तापन के द्वारा, अपचयन के द्वारा और विस्थापन के द्वारा। सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित धातुओं का कैसे किया आपने, विद्युत अपघटन के द्वारा, उनके क्लोराइड के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करके उनको अपघटित कर लिया। और इन सभी प्रकार की धातुओं को जो अंतिम प्यूरिफिकेशन है वो विद्युत अपघटन परिष्करण विधि के द्वारा करते हैं, जिसमें शुद्ध धातु को अपन कैथोड बनाते हैं, अशुद्ध धातु को अपन एनोड बनाते हैं, और धातु का लवणीय विलयन विद्युत अपघट्य के रूप में लेते हैं। जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एनोड से धातु पिघलकर लवणीय विलयन में, लवणीय विलयन से कैथोड पर। अशुद्धियां विलयन में घुल जाएगी, या फिर जो नहीं घुलेगी एनोड के नीचे तली में बैठ जाती है, जिन्हें अपन एनोड पंख कहते हैं। इस प्रकार अपन शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। अब अपन इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, संक्षारण किसे कहते हैं। वैसे थोड़ा सा इसके बारे में आप फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हो। तो पदार्थों का या वस्तुओं का नमी और वायु के संपर्क में आकर नष्ट होना क्या कहलाता है, कोरोशन कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। जैसे चांदी को वायु में खुला छोड़ने पर सल्फर से क्रिया कर सिल्वर सल्फाइड Ag2S की काले रंग की परत का निर्माण कर लेता है, जिससे चांदी के जो आभूषण है या सोने के आभूषण है वो खराब हो जाते हैं, तो उन पर ये सल्फाइड की परत होती है। जो कॉपर होता है वो वायु की उपस्थिति में आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके भूरे रंग की चमक खो देता है और हरे रंग की कॉपर कार्बोनेट। आपको ये पूछा जा सकता है, जो तांबा होता है, कॉपर होता है, उस पर कॉपर कार्बोनेट, जो हरे रंग की परत होती है वो किसकी होती है, कॉपर कार्बोनेट की वो परत होती है। इसी प्रकार लंबे समय तक अगर आर्द्र वायु में आप लोहे को खुला छोड़ोगे तो लोहे पर भूरे रंग की परत का निर्माण हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जंग। ध्यान रखना, जंग के लिए एक विशेष चीजें है, 3 चीजें आवश्यक है, 3 शर्तों का होना आवश्यक है जंग लगने के लिए। कौन कौन सी शर्त, एक तो स्वयं लोहा होना चाहिए, उसके बाद में वायु का साथ संपर्क होना चाहिए, ऑक्सीजन से इसका संपर्क होना चाहिए, और तीसरा नमी। अगर इन तीनों में से एक भी कारण को हटा दे तो अपन लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। अगर तीनों में से एक ही कारण को कम कर दे तो लोहे पर जंग नहीं लगेगा। तो सीधी सी बात है, संसरण से कैसे बचाया जा सकता है। देखो, संसरण से बचाव के उपाय, वस्तुओं को पेंट करके कलर कर दे अपन उन पे, ठीक है, उनको ऑयली कर बना के, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, ग्रीस के द्वारा या ग्रीस लगाकर, यसद लेपन द्वारा, यसद लेपन का मतलब हो गया लोहे पर जिंक की परत, लोहे पर जिंक की परत, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद में क्रोमियम लेपन के द्वारा लोहे की वस्तुओं पर या अन्य वस्तुओं पर अपन क्रोमियम की परत चढ़ाकर भी बचाया जा सकता है। एनोडीकरण द्वारा, जैसे आपने पढ़ा था एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत का निर्माण करना, एनोडीकरण, जो आगे एल्यूमिनियम को संक्षारित होने से बचाता है। और एक है एलोया मिश्र धातु बनाकर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट,
मिश्र धातु बनाकर, किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक धातु या अधातु, धातु भी हो सकती है वो, अधातु भी हो सकती है, इनका सहमांगी मिश्रण, सहमांगी मिश्रण क्या कहलाता है? मिश्र धातु कहलाता है। जैसे अपन बात करें पीतल की, पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो पीतल में होता है बेटा तांबा प्लस जिंक, तांबा प्लस जिंक। अगर आप इसकी शॉर्ट ट्रिक बनाना चाहो तो आप बना सकते हो पिताजी। अगर पीतल याद करना चाहते हो तो आप शॉर्ट ट्रिक बना लो पिताजी। पिताजी में पी का मतलब पीतल, ता यानी तांबा, जी यानी जिंक, तो पिताजी से पीतल याद हो जाएगा। इसके अलावा अगर अपन बात करें कांसा, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तांबा प्लस टिन। इसमें अपन कह सकते हैं क त टी, या टी को इधर ले लें तो क टी त, है ना? जो भी आप बनाना चाहें शॉर्ट ट्रिक आप बना सकते हो, जैसे भी आप याद करना चाहें, है ना? अगर अपन बात करें स्टील की, तो जो स्टील होता है वो लोहा प्लस कार्बन, लोहा प्लस कार्बन की मिश्र धातु होता है, ठीक है। सोल्डर, सोल्डर होता है सीसा प्लस टिन, सीसा प्लस टिन की मिश्र धातु होती है। इनको एक बार डिटेल से देखते हैं अपन मिश्र धातुओं के सारे उदाहरणों को। यसद लेपन लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए उन पर जिंक की जो परत चढ़ाई जाती है उसे यसद लेपन कहते हैं। मिश्र धातु देखो, किसी धातु का अन्य धातु या अधातु के साथ जो निश्चित होता है, निश्चित, है ना, निश्चित अनुपात में जो संयोग होता है उसे अपन क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। जैसे अब पीतल की बात करें थे, तांबा कॉपर प्लस जस्ता यानी जिंक, पिताजी वाला। अगर अपन बात करें स्टील की तो कार्बन प्लस लोहा, इसी प्रकार से कांसा तांबा प्लस टिन, सोल्डर सीसा प्लस टिन। विद्युत तारों की वेल्डिंग, परस्पर वेल्डिंग करने का काम करता है ये सोल्डर। सोल्डर किस काम में आता है? जो विद्युत के तार होते हैं उनको आपस में जोड़ने का, उनकी सोल्डिंग करने का काम आता है। एक आप कह सकते हो स्टेनलेस स्टील भी, स्टेनलेस स्टील, स्टील किससे बना हुआ होता है? जो लोहा है प्लस कार्बन है, निकेल है, क्रोमियम है, मैग्नीज भी आ जाता है ना, आदि धातुओं का जो मिश्रण होता है वो स्टेनलेस स्टील कहलाता है। इस पे जंग नहीं लगता, बर्तन लंबे समय तक टिके रहते हैं, चमकदार होते हैं, इसलिए इनका उपयोग किया जाता है। तो इनमें से कोई सी भी मिश्र धातु आपसे एबीसीडी के क्वेश्चन में पूछी जा सकती है या परिभाषा के रूप में, उदाहरण के रूप में पूछा जा सकता है। तो ये बेटा आपका जो चैप्टर था मेटल एवं नॉन मेटल कंप्लीट होता है पूर्ण रूप से। इसको आपको एक बार पूर्ण रूप से रिवाइज करना है। इसमें सारी चीजें देखनी है कि जो आपने मेटल पढ़ा था, धातु पढ़े थे, उसके आपने जो भौतिक गुण देखे, धातुओं के भौतिक गुण हो गए, रासायनिक गुण हो गए, ठीक है, आयनिक यौगिक हो गए, दोनों की आपस की क्रिया के द्वारा जो आयनिक यौगिकों का निर्माण हुआ था, आयनिक यौगिक हो गए, इनके बिंदु संरचना हो गई, ठीक है, धातुओं के प्राप्ति स्रोत, प्राप्ति स्रोत और शुद्धिकरण, शुद्धिकरण, इन सारे पॉइंटों को बेटा एक बार जल्दी से वापस से रिवाइज करना है। ये जो कंप्लीट थर्ड चैप्टर है इसको आप एक बार कंप्लीट वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जहां से इनको एक बार दोबारा से देखकर इनको रिवाइज करना है बेटा। पर डे आपको रेगुलरिटी रखनी है पढ़ने में, चाहे आप कम समय तक के लिए पढ़े लेकिन रेगुलर पढ़े, क्योंकि रेगुलर पढ़ने वाला जो ज्ञान होता है वो स्थायी होता है। ऐसा नहीं कि एक दिन छोड़ के 10 दिन पढ़े तो फिर आप जो एक दिन पढ़ा है वो भी भूल जाएंगे। तो ये कंप्लीट थर्ड चैप्टर है। इसमें अगर कोई भी समस्या आती है, किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। अगर आपने इससे पहले वाला जो वीडियो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो था बिंदु संरचना वाला अगर नहीं देखा है तो आपको स्क्रीन पे जो वीडियो का ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करके आप इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। और कंप्लीट प्लेलिस्ट के लिए उससे नीचे जो आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिख रहा है वहां क्लिक करके आप हमारी प्लेलिस्ट से देख सकते हो। जो यूजर्स नए आए हैं उन्हें ये बता दें कि ये चैनल बेटा आपके लिए 10th के कंप्लीट सिलेबस के लिए बनाया गया है, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।